नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्वी निमा। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की, जहां सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे हरियाणा के नून में हुई हिंसा की, जहां हालात जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। मानसूनी हवाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर पिपरिया से है, जहां पर वेयर हाउस में अनियमितताओं के चलते अमानक मूंग को रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या है पूरा मांजरा, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को इजाजत दे दी है। बता दें, हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। बता दें, फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई है। डीएम ने बताया है कि कल यानी शुक्रवार से दोबारा सर्वे शुरू होगा। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतजामिया के 2 आर्गुमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। इतनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है। एएसआई सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता नन्हे सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। नन्हे, ज्ञानवापी पे एएसआई का सर्वे कल 7 बजे से शुरू हो जाएगा। हिंदू पक्ष के लिए कितना अहम माना जा रहा है, कितना बड़ा दिन है कल? जी, बताना चाह रहे हैं जिस तरह से प्रयागराज में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो सौरभ तिवारी थे, उन्होंने जो है अपना पक्ष जो एविडेंस जो फोटोग्राफी का दिखाया था, 27 तारीख को उन्होंने इस पे बहस किया था। उसी एविडेंस को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ा और लगातार जिस तरह से आज उस सर्वे को उनको आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट इलाहाबाद के चीफ जस्टिस प्रीति दिवाकर जिस तरह से आज उसको सुनवाई किया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को खारिज करते हुए जो है एएसआई सर्वे को जो है रोक लगाने से इनकार कर दिया। एएसआई सर्वे जो है कल से शुरू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो लगातार अभी तक ये था कि एएसआई सर्वे को रोक लगाने से मना किया था, जो जब तक इसको सुनवाई न हो तब तक एएसआई सर्वे रोक लगाया था। एएसआई सर्वे को जो है अपने तथ्यों को जिस तरह से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखा, उसके बाद लगातार जो है जिस तरह से प्रयागराज में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने एविडेंस को लेकर के कई तथ्यों को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पेश दिया। लेकिन जो तर्क था इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष का, जिसमें सौरभ तिवारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील थे, उन्होंने जो है अपना तथ्य पुरातत्व के सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने जो है इसकी जो है बैकेटिंग जो जिस तरह से इसका ग्राउंड जो था लेवल उसको जो है पुरातत्व फोटोग्राफी के आधार पर उन्होंने बहस किया। और आज जो है सुप्रीम हाई कोर्ट का इलाहाबाद चीफ जस्टिस ने उस पर मोहर लगा दी और अब जो है कल से जो है एएसआई सर्वे शुरू होगा। जिस तरह से देखने को ये मिलता है कि इलाहाबाद जिस तरह प्रयागराज ज्ञानवापी में बनारस सीजीएम कोर्ट उस फैसलों को अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह मोहर लगाई, उसको देखते हुए एएसआई सर्वे कल से जब शुरू हो जाएगा तो इसमें जो सर्वेक्षण होगा, एएसआई ने कहा था कि जिस तरह से उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अपने तथ्य में एएसआई ने हाईकोर्ट जो है इस तरह से जो है अपने बातों को रखा कि कल उसमें जो भी सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण में कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, कोई जो है इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस सर्वेक्षण के बाद ही कुछ जो है तर्क वितर्क हम लोग करेंगे। बिना सर्वे के लिए जो है हिंदू मुस्लिम पक्ष को न सुना जाए, जिसका हाईकोर्ट इलाहाबाद चीफ जस्टिस ने जो है फैसला दिया और सर्वे के लिए कल से आदेश किया। कल जो है सर्वे स्टार्ट होगा, जिसमें डीएम
और एसआई जो है वहाँ पे लगातार मीटिंग शुरू हो चुकी है जी और नन्हे कल सर्वे स्टार्ट होगा। और सर्वे में ये देखना होगा, जो चीफ जस्टिस है दिवाकर जस्टिस एकल पीठ ने जो फैसला जो सुनाया है, जी जो एसआई टीम प्रशासन की डीएम के जो कल से शुक्रवार जो है जो सर्वे जब शुरू होगा, जी तो सर्वे में जो पुरातत्व जो पुराना जो उसका जिस तरह से मुस्लिम पक्ष बता रहा था कि ये फव्वारा है, और जी भी जो इसके हिंदू पक्ष के जो वकील सौरभ तिवारी बता रहे थे कि ये जो फोटोग्राफ थे, फोटोग्राफ का एविडेंस रखा था, उसको भी जो है तर्क में एक अपने पक्ष में रख करके जिस तरह से उसकी सर्वे कराएंगे, अंदर से बाहर किस तरह से ये जो है गुंबज बनाया गया था, गुंबज को किस तरह तोड़ फोड़ हुई, और जो फव्वारा कहा गया उसको भी जो है ये लोग सर्वेक्षण के लिए पुरातत्व वहाँ विभाग मौजूद है। कल सुबह से सर्वेक्षण जो है शुरू होगा, और जिस तरह से ये लगातार जो है प्रयागराज में सुनवाई चली, 27 तारीख को जो बहस थी, बहस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है उस पे आपत्ति दर्ज की थी कि ये जो है जो फोटोग्राफी का उन्होंने जो ये तथ्य रखा है ये गलत है। नन्हे मुस्लिम पक्ष की याचिका मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है, क्या कुछ उनका अगला कदम हो सकता है? अगला कदम यह है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है रोक के लिए कल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रोक लगा के उन्होंने कहा कि आप सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो उन्होंने हाई कोर्ट, मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट आया था, अब उसकी जो है सुनवाई हाई कोर्ट में हुई, जो कि आज फैसला आया। अब ये जो है मुस्लिम पक्ष जो है बहुत ही नाराजगी व्यक्त किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है तैयारी बना रहे हैं कि कल ये सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दाखिल करेंगे, जो कि अभी एकल पीठ की यहाँ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है काफी अटेस्टेड अभी वहाँ अंदर हाई कोर्ट से निकलवा रहे हैं, उसकी तैयारी बना रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। जी नन्हे, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे संवाददाता प्रयागराज से नन्हे सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि एएसआई सर्वे कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के नून में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी राज्य के 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बता दें, इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हालात है कि नून में भी भीड़ ने अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार में आग लगा दी है। घटना के दौरान बता दें, कार में जज अपनी 3 साल की बेटी के साथ सवार थी, जो बाल बाल बची हैं। वहीं पर ये बड़ी घटना सामने आई है नून में। घटना उस वक्त हुई है जब जिले में एक धार्मिक जुलूस पर हमले के दौरान भीड़ ने उनकी कार पर हमला कर दिया और उसमें उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में 265 लोगों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की हैं। नून, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानसर से पटौदी तक 5 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बता दें, नून में 3 दिन से कर्फ्यू जारी है। आज 3 घंटे की छूट इंटरनेट में दी गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। ये बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, ये जो घटनाएं हैं बड़ी दुखद हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और लेकिन इसमें साफ नजर आता है कि अगर जब पूरी पृष्ठभूमि को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि इसमें प्रशासन के साथ साथ शासन की भी लापरवाही देखने को मिलती है। जब पूर्व उसमें मालूम था कि यहाँ पे यात्रा होनी है और मेवात ऐसी जगह है जहाँ पे कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, ऐसे में प्रशासन का उस जगह से, स्पॉट से इतनी दूर होना, ये बड़ी एक गंभीर प्रश्न को उत्पन्न करता है। और साथ में ही शासन का भी आप कह सकते हैं, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं कि साहब 60,000 हमारे पास कुछ पुलिस फोर्स है, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उस पर हम कंट्रोल नहीं करते। ये साफ साफ नजर आता है कि जो शासन है वो भी काफी एक ढुलमुल नतीजे को लेके हुआ है। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहता हूँ और इस प्रकार के जो अराजकताएं हैं या जो माफिया राज हैं या सांप्रदायिक दंगे, इन सबसे मैं दूर हूँ। क्योंकि हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका शासन प्रशासन इतना स्ट्रांग है कि उसमें इस तरीके की घटनाएं होने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल काम है। जी आलोक जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार हिंसा जारी है और शासन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है, तो क्या हरियाणा मणिपुर बनता जा रहा है? राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी नियंत्रण पाने में सरकार असफल है।
पूर्वी जी, हमको आपका प्रश्न ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज हम तक जो है वो साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आलोक जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर साउंड को किसी और सिस्टम से लिया जाए। जी आलोक जी, अभी आपको आवाज साफ आ रही है? जी आलोक जी, राज्य से लेकर केंद्र तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी नियंत्रण पाने में सरकार असफल साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल साबित हो रही है, कैसे देखते हैं आप? क्या मणिपुर बनता जा रहा है हरियाणा? जी हाँ, बिल्कुल आप साफ कह रही हैं कि जिस तरीके से लापरवाही हुई है इस पूरे कांड में, उसमें आप केवल प्रशासन की लापरवाही नहीं कह सकते हैं, बल्कि आप शासन का एक ढुलमुल नजरिया भी, नतीजा भी आप इसको कह सकते हैं। इसलिए आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि ये सद्भावना बिगड़ा। वहां तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए, LIU होती है, उसने भी अपनी इंटेलिजेंस खबर दी होगी कि ऐसे सूरत हाल वहां बन गए हैं और इस तरीके से होगा, दो पक्ष आ रहे हैं। और आपने देखा था जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो है टंग ऑफ वार चल रही थी, और इसमें आपने देखा था जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, वो घटनाएं बड़ी मुश्किल हो रही। जी आलोक जी, हम देख रहे हैं लगातार हिंसा जारी है, तो क्या प्रशासन ने या फिर सरकार ने कोई सर्वधर्म बैठक या फिर सर्वदलीय बैठक बिठाने की कोशिश करी है? क्या क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये सारे तरीके क्यों नहीं अपना रही? अगर धार्मिक उन्माद हो रहा है तो सर्वदलीय या फिर सर्व धार्मिक बैठक सरकार को बुलाना चाहिए। हाँ, देखिए, इस तरीके की घटनाओं होने के बाद जो है आपके पास जो सॉल्यूशंस रहते हैं उनको करा जाता है, पीस कमेटीज बनाई जाती हैं और पहले से एग्जिस्ट करती हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि जो शासन स्तर पे जो कार्रवाइयां हो सकती हैं, जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, जिससे जो है दंगे को रोका जा सकता है, यानी आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जिस तरीके से आप सर्वदलीय बैठक भी है शासन स्तर पे, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरनेट सेवाओं को रोका गया है, पुलिस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको बढ़ा दिया गया, उनकी गश्त बढ़ रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है, इसलिए दंगा बहुत ही जल्दी, काफी कुछ कंट्रोल में आ गया है, बहुत ही जल्दी जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी। जी आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद हो रहा है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सारी चीजें ठीक हो जाएं। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। इसके साथ ही मानसूनी हवाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी के घोषणा पत्र अभियान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को घोषणा पत्र की जगह प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया, लेकिन तीनों बार बीजेपी जनता से वादे करके मुकर गई है। हर आदिवासी परिसर को गाय देने का वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को नौकरी देने और किसानों को बोनस देने का वादा भी यहां पर किया गया था। इन वादों को पूरा नहीं किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कौन भरोसा करेगा? संचार प्रमुख ने कहा कि जनता कांग्रेस पर भरोसा करती है। जनता के किए 36 वादों में से 34 वादों को कांग्रेस ने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र की बजाय प्रायश्चित पत्र बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रायश्चित करना चाहिए जनता के बीच में जाकर कि जनता ने उन्हें 3 बार घोषणा पत्र बनाने का मौका दिया था, लेकिन वादा करके वो मुकर गया। 2003, 2008, 2013 तीनों बार के ही घोषणाओं पर जो वादा किया था, हर आदिवासी परिवार को गाय देने का, हर आदिवासी परिवार से को नौकरी देने का, किसानों को धान पे 300 रुपये बोनस देने का, 21 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी करने का, युवाओं को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का, कोई वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब जनता उनके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करेगी? घोषणा पत्र होता है जो हमने किया, 36 में से 34 वादे पूरे किए, 98% वादों को भूपेश बघेल जी ने पूरा किया। सरकार बनने के पहले घंटे से लेकर आज दिनांक तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, और वादा 36 का किया था, योजनाएं चला रहे हैं 51। तो जनता ऐसे घोषणाओं पर भरोसा। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर लाइव जुड़ चुके हैं। संजय जी, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है, कैसे देखते हैं आप?
देखिए, कांग्रेस है, राजनीति है, राजनीति में कांग्रेस अपना जो है जाहिर सी बात है कि वो कुछ न राजनीति करेगी, वो कहेंगे। वो स्वागत कैसे कर सकते हैं? स्वागत तो कर ही नहीं सकते। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो है वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वो उनका घोषणा पत्र बनना है, उसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग साधने की कोशिश की है, उनसे चर्चा करने की कोशिश की है, उनके सुझाव को के लिए लेने की कोशिश की है। उसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर जारी किया है, मोबाइल नंबर, जिसपे लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह बॉक्स रखे जाएंगे जहां पर लोग जो है घोषणा पत्र से संबंधित अपनी सलाह दे सकते हैं। तो एक तरीके से पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश से अलग अलग वर्गों से, अलग अलग समाज से, अलग अलग जो लोग हैं, समूह हैं, चाहे वो राजनीतिक के हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबसे अलग अलग राय लेकर के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया था कांग्रेस पार्टी ने। उसी तर्ज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के सभी तबके के लोगों का से सलाह ले रही है कि आखिर घोषणा पत्र में क्या शामिल किया जाए, किन बिंदुओं को शामिल किया जाए। और उसके लिए आज जो है उस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया है, बॉक्स जो है सुझाव पेटिका लॉन्च किया है जो जगह जगह लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश से सलाह और सुझाव एकत्रित करके फिर उसको अंतिम रूप घोषणा पत्र के रूप में दिया जाएगा। संजय जी, हमने देखा कि 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आई थी, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया था। तो क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में? क्या रुझान है? क्या भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगातार बुलंद होता नजर आ रहा है, या फिर रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी, दोनों ही पार्टियां हैं पूरी ताकत के साथ चुनाव में। अभी 4 महीने शेष है, अभी चुनाव अभियान शुरू होना है, अभी दोनों के घोषणा पत्र आने हैं, पूरे अभियान में बड़े नेता आएंगे, तमाम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपनी अपनी घोषणाओं को रखेंगे, अपने वायदों को रखेंगे। उसके बाद क्या मोमेंटम बनता है ये देखने वाली बात होगी। जहां तक आपने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है वाली बात, आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी से भारी प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम मौजूदा सरकार ने किए हैं जो कि छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो आबादी है, जो गरीब है, जो किसान है, उसको प्रभावित करती है। और अगर यही ट्रेंड रहा, भारतीय जनता पार्टी उसका कोई विकल्प नहीं ला पाई। जैसे धान खरीदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की अधिकांश आबादी उससे प्रभावित होती है। धान खरीदी में अभी 2500 रुपए प्रति कुंटल खरीदी का वादा किया गया था, आज के डेट में 2600 साढ़े 2600 रुपए प्रति कुंटल पड़ता है किसानों को। आने वाले दिनों में वो 2800 रुपए प्रति कुंटल हो जाएगा, जिसमें 9000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इसका कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में दे पाती है क्या? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर उसका कोई विकल्प दे पाती है, इसी तरीके से अन्य कई योजनाएं हैं जिसका विकल्प अगर दे पाती है भारतीय जनता पार्टी, तो जाकर के जनता का मन बनाना आसान होगा। लेकिन अगर कोई विकल्प नहीं होगा तो बहुत कठिन होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी को मात देना। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइव थे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर, जिन्होंने हमें बताया कि दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार तेज है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती है कांग्रेस को मात देना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे, जहां खबर पिपरिया से है, जहां पर एसडीएम संतोष तिवारी औचक निरीक्षण करने समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पहुंचे। बता दें जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसमें अमृत प्रभा वेयर हाउस, गायत्री वेयर हाउस और एमजी वेयर हाउस में अनियमितताओं के चलते अमानक मूंग को रिजेक्ट किया गया था।
बता दें, अनामक मूंग की मात्रा लगभग 260 क्विंटल बताई जा रही है। एसडीएम ने बताया कि हर दिन 3 से 4 वेयरहाउस का निरीक्षण किया जा रहा है। आज अमृत वेयरहाउस में 100 क्विंटल अमानक मूंग, गायत्री वेयरहाउस में 70 क्विंटल और एमजी वेयरहाउस में 90 क्विंटल अमानक मूंग पाई गई है, जिसे ऑनलाइन रिजल्ट के लिए कार्रवाई के लिए रखा गया था। निरीक्षण के दौरान एमजी वेयरहाउस में 50 किलो की इकट्ठी में 40 किलो मूंग पैक की जा रही थी। इसको लेकर भी समिति प्रबंधक विनोद सोनी को जमकर फटकार लगाई गई है। साथ ही एफआईआर तक करने की बात एसडीएम ने कही है। हालांकि देखना होगा कि समिति प्रबंधक पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। खरीदी केंद्रों की जांच की गई है। अमृत प्रभा में करीब 100 कुंटल नॉन एफएक्यू मूंग को ऑनलाइन रिजेक्ट कराया गया है। गायत्री वेयर हाउस में लगभग 70 कुंटल नॉन एफएक्यू मूंग को रिजेक्ट कराया गया है और एमजी वेयर हाउस में लगभग 90 कुंटल जो नॉन एफएक्यू मूंग है उसको ऑनलाइन रिजेक्ट करा दिया गया। उसकी खरीदी नहीं हो सकती। देखिए, बड़ी खबर पिपरिया से, जहां एसडीएम संतोष तिवारी औचक निरीक्षण करने समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पहुंचे थे, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। बता दें, जिसमें अमृत प्रभा वेयरहाउस, गायत्री वेयरहाउस और एमजी वेयरहाउस में अनियमितताओं के चलते अमानक मूंग को रिजेक्ट किया गया है। अमानक मूंग की मात्रा लगभग 260 क्विंटल बताई गई है। एसडीएम ने बताया है कि हर दिन 3 से 4 वेयरहाउस का निरीक्षण किया जा रहा है। आज अमृत वेयरहाउस में 100 क्विंटल अमानक मूंग, वहीं गायत्री वेयरहाउस में 70 क्विंटल और एमजी वेयरहाउस में 90 क्विंटल अमानक मूंग पाई गई है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ पिपरिया से संवाददाता दीपेश पटेल लाइव जुड़ चुके हैं। दीपेश, क्या कुछ पूरा मामला है? दीपेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मैम, हेलो। दीपेश, क्या कुछ पूरा मामला है? एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है, अनियमितताएं यहां पर वेयरहाउस में पाई गई हैं। मैम, जैसे कि मैं एमजी वेयरहाउस की कहानी बता दूं, एमजी वेयरहाउस में 40 किलो की कट्टी तोली जा रही थी, जो कि सरकारी खरीदी है 50 किलो 700 ग्राम की, लेकिन यहाँ पर 40 किलो की कट्टी तोली जा रही थी। जी, जब एसडीएम साहब ने कांटे पर कट्टी को रखवा के देखा गया और डायरेक्टली वीडियो सामने मीडिया के सामने बोला गया कि एफआईआर होगी, लेकिन अभी तक एफआईआर देखने को नहीं मिल रही है। जी, क्या कुछ यहाँ पर किसानों का कहना है? मीडिया के सामने बोला गया कि एफआईआर होगी, एफआईआर देखने को नहीं मिल रही है। जी, किसानों में किस तरीके का रोष देखने को मिल रहा है पूरी घटना को लेकर? क्योंकि मूंग जो है, हमने देखा है 50। यही कहना है कि मैम, जो किसान मूंग लेके आते हैं जी, उसको तो सर्वे द्वारा रिजेक्ट करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो किसानों की मूंग नहीं। जी, जैसा कि हमने देखा कि 50 किलो की मूंग की कट्टी में 40 किलो मूंग पाई गई है। रिजेक्ट कर जाती है और जो व्यापारी की मूंग आती है वो डायरेक्टली वीडियो। जी, क्या कुछ यहाँ पर एसडीएम द्वारा कहा गया है? क्या अनियमितताओं पर कार्रवाई की जाएगी? जी, क्या कुछ कार्रवाई करने की बात यहाँ पर एसडीएम के द्वारा कही गई है? मैम, एसडीएम द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर जो 40 किलो की भर्ती थी उसके ऊपर जो। ठीक है दीपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ लाइन पर थे संवाददाता पिपरिया से दीपेश पटेल, जिन्होंने हमें बताया कि जो है एसडीएम संतोष तिवारी द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया है और अनियमितताएं पाई गई हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी। यहाँ पर एसडीएम के द्वारा जो है एफआईआर करने की बात भी कही गई है। अधिक जानकारी खबर पिपरिया से थी, जहां पर एसडीएम संतोष तिवारी औचक निरीक्षण करने समर्थन खरीदी केंद्र पहुंचे थे, जहां पर लगातार इसकी शिकायतें मिल रही थी।
जिसमें अमृत प्रभा वेयरहाउस, गायत्री वेयरहाउस और एमजी वेयरहाउस में अनियमितताओं के चलते अमानक मूंग को रिजेक्ट किया जा रहा था। बता दें, अमानक मूंग की मात्रा लगभग 260 क्विंटल बताई जा रही है। एसडीएम ने बताया कि हर दिन 3 से 4 वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया है। आज अमृत वेयरहाउस में 100 क्विंटल अमानक मूंग, वहीं गायत्री वेयरहाउस में 70 क्विंटल और एमजी वेयरहाउस में 90 क्विंटल अमानक मूंग पाई गई है, जिसे ऑनलाइन रिजल्ट करने की कार्रवाई की गई है। बता दें, निरीक्षण के दौरान एमजी वेयरहाउस में 50 किलो की कट्टी में 40 किलो मूंग पैक की जा रही थी, जिसे लेकर भी समिति प्रबंधक विनोद सोनी को जमकर फटकार लगाई गई है। एफआईआर करने की बात भी यहां पर एसडीएम द्वारा की गई है। बड़ी खबर, जहां पर वेयरहाउस में अनियमितताओं के चलते अमानक मूंग को रिजेक्ट किया जा रहा था। 4 वेयरहाउस का निरीक्षण, 3 से 4 वेयरहाउस के निरीक्षण की बात यहां पर लगातार एसडीएम द्वारा कही जा रही है। आपको बता दें कि 260 क्विंटल मात्रा की मूंग, अमानक मूंग यहां पर मिली है। एसडीएम ने बताया कि 3 से 4 वेयरहाउस का निरीक्षण किया जा रहा है। आज अमृत वेयरहाउस में 100 क्विंटल अमानक मूंग पाई गई है, वहीं गायत्री वेयरहाउस में 70 क्विंटल, एमजी वेयरहाउस में 90 क्विंटल अमानक मूंग पाई गई है। बता दें, ऑनलाइन रिजल्ट करने की कार्रवाई की बात कही गई है। इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।